आज के इस लेक्चर में हम जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव इसका लाइफ साइकिल बना रखा है, आपको समझाने के हिसाब से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें दो तरह के पादप पाए जाते हैं। एक होता है बीजाणुद्वित पादप जिससे कि बीजाणु बनते हैं, और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद पादप जिससे कि युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक यानी कि पुंमड़ू और अंड जो होते हैं, पुंमड़ू है नर युग्मक और अंड जो है वो मादा युग्मक। तो इस तरह से इसमें दो तरह के पादप हैं। बीजाणुद्वित पादप जो है वो द्विगुणित होता है, साथ ही जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें बीजाणुद्वित पादप मुख्य पादप होता है, यानी कि इसका जो जीवन चक्र है इसमें ये अपना अधिकतर समय बीजाणुद्वित पादप के रूप में निकालता है। तो अब देखें कि जो बीजाणुद्वित पादप होता है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। बीजाणुद्वित पादप स्पष्ट जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। इससे पहले जो भी पादप हमने पढ़े जैसे ब्रायोफाइट या एल्गी या फंजाई, तो उसमें जड़, तना और पत्ती का विभेदन नहीं पाया जाता था। वहाँ पे केवल एक थैलस जैसी संरचना होती थी। तो यहाँ पे जड़, तना और पत्ती का स्पष्ट विभेदन पाया जाता है। दूसरी चीज, तने व जड़ में संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र यानी कि जाइलम व फ्लोएम की उपस्थिति, जो कि जड़ से लेके पानी, जड़ से जल व जो मिनरल्स होते हैं उनका संवहन करके उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जाइलम व फ्लोएम दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो जाइलम होता है उसमें वाहिकाओं का अभाव होता है, और फ्लोएम जो होता है उसमें सह कोशिकाओं का अभाव होता है। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें जो इनका जाइलम है वहाँ पर केवल वाहिनिका यानी कि ट्रैकेट्स उपस्थित होती हैं, वाहिका या वेसल्स एब्सेंट होती हैं। वहीं फ्लोएम के अंदर सह कोशिका का अभाव होता है, जबकि जो बाकी अन्य कोशिकाएं हैं वो उपस्थित होती हैं। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो जब जनन का समय आता है तो यहाँ पे अलैंगिक जनन हो रहा है जो कि बीजाणुओं द्वारा हो रहा है। बीजाणुधानी जैसी संरचना होती है इसमें बनते हैं। अब ये जो बीजाणु हैं इनकी स्थिति या ये कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो कुछ पौधे जैसे कि साइलोटम के अंदर ये स्टेम या तने पर पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो प्लांट हैं उसमें ये लीफ पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। अगर हम स्टेम पर पाए जाने वाले साइलोटम की बीजाणुधानी को देखें तो इसमें 3 बीजाणुधानियाँ एक साथ संयुक्त होकर इस तरह की संरचना बनाती है, और इस संरचना को सिनेंजियम कहा जाता है, यानी कि संयुक्त बीजाणुधानी सिनेंजियम। वहीं जैसे लाइकोपोडियम है या सिलेजिनेला है तो वहाँ पर जो बीजाणुधानियाँ हैं वो पत्ती के अंदर की सतह पर पाई जाती हैं, और ये जो पत्तियाँ होती हैं वो शीर्षस्थ भाग में जो पत्तियाँ होती हैं वो एक साथ इकट्ठी होकर या संकुचित होकर एक कोन या स्ट्रॉबेलस का रूप ले लेती हैं। अब अगर आगे हम चलें, जो बड़े टेरिडोफाइट्स होते हैं जैसे कि एडियंटम है, जो फर्न वगैरह होते हैं, उसमें जो पत्ती है उसकी निचली सतह पर कई सारी बीजाणुधानियाँ ग्रुप में पाई जाती हैं। जैसे ये मैंने पत्ती का एक किनारा बनाया है, इस किनारे पे यहाँ पर बीजाणुधानियाँ समूह में उपस्थित हैं, और साथ ही इस पत्ती का जो ये किनारा है वो फोल्ड होकर इसे ढक लेता है और एक सोरस का निर्माण कर लेता है। यानी कि जो बीजाणुधानियाँ हैं वो पत्ती पर ही हैं लेकिन उसकी निचली सतह पर उपस्थित हैं और ग्रुप में उपस्थित हैं। ये जो एक मैंने बीजाणुधानी बनाई है ये मैंने मार्सिलिया की बीजाणुधानी बनाई है। मार्सिलिया के अंदर जो बीजाणुधानियाँ होती हैं वो
जो पत्ती जहाँ से उत्पन्न होती है, यानी कि पत्ती का जो पीटियोल वाला पार्ट होता है, पीटियोल की निचली सतह से उत्पन्न होती हैं। अगर मैं डायग्राम में बताऊँ तो ये इसकी जो पोजीशन होती है, जैसे ये पत्ती है यहाँ पे, और यहाँ से ये इस तरह से बीजाणुधानी लगी रहती है। अब आगे चलें तो ये जो बीजाणुधानियाँ होती हैं, बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। अब चूंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो जितने भी बीजाणु होंगे वो अगुणित बीजाणु होंगे। ये अगुणित बीजाणु अंकुरण के द्वारा युग्मकोद्भिद पादप को जन्म देते हैं, यानी कि जो बीजाणु है वो युग्मकोद्भिद पादप की प्रारंभिक कोशिका कही जा सकती है। ये युग्मकोद्भिद पादप जो होता है वो टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस कहलाता है। प्रोथेलस के अलग अलग आकार होते हैं, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल आकार, ये हृदयाकार आकार का होता है प्रोथेलस, और ये प्रोथेलस इतना छोटा होता है कि ये जमीन में लगभग आधा अंदर की तरफ धंसा रहता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो जमीन के अंदर धंसा रहता है, वहाँ पर कुछ राइजोइड्स पाए जाते हैं, या फिर इसमें जो माइक्रोराइजल कवक होती है वो पाई जाती है। ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पर जननांग लगते हैं। साइलोटम के अंदर जो प्रोथेलस है वो रंगहीन और विषम कोशी होता है। रंगहीन होने की वजह से इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसीलिए ये विषम कोशी होता है, और ये आसपास की जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित करता है, या फिर इसके अंदर जो माइक्रोराइजा जो कवक होती है वो जमीन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। जबकि बाकी जो पौधे होते हैं वहाँ पर जो प्रोथेलस है वो हरा और स्वपोषी होता है। अब ये जो युग्मकोद्भिद अवस्था है ये बीजाणुद्भिद पादप से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, यानी कि जहाँ पर बीजाणु गिरते हैं वहाँ पर जमीन में युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। अब इस युग्मकोद्भिद पादप पर जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यानी कि पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों लगी हुई हैं। पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों ही एक कोशिकीय जैकेट से आवृत रहती हैं। जैसे ये बाहर की तरफ एक कोशिकीय जैकेट है और यहाँ पर भी ये जैकेट बनी हुई है, तो ये आवृत रहती हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो अंड होता है वो एक बड़ा और बड़ी कोशिका होती है जिसमें कि संचित भोज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है, जबकि जो पुंधानी होती है, पुंधानी से जो पुमड़ों का निर्माण होता है, पुमड़ों आगे चलकर अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह का आकार प्रदर्शित करता है। जैसे कि कुछ पादपों में ये इस तरह से वक्राकार होता है, जबकि कुछ में ये इस तरह से वेसिकल रूप में होता है, और ऊपर की तरफ कॉइल्ड यानी कि कुंडलित अवस्था में फ्लैजिला पाई जाती है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सभी पादपों में जो पुमड़ों होते हैं वो बहुकशाभिक होते हैं। अंड और पुमड़ों का जो निषेचन होता है, निषेचन के लिए जल अति आवश्यक होता है। यह जो कैरेक्टर है या यह लक्षण है ये लोअर क्रिप्टोगेम्स जैसे कि फंजाई नहीं एल्गी से संबंधित होता है। निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है वो जल्दी ही निषिक्तांड में परिवर्तित हो जाता है। निषिक्तांड से आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होता है, और ये भ्रूण फिर आगे चलकर बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हमने आज ये देखा कि टेरिडोफाइट्स जो हैं इसके अंदर एक तो ये जीवन चक्र है वो किस तरह से चल रहा है, और दूसरा इनके जीवन चक्र में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें ध्यान देने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये द्विगुणित अवस्था है। द्विगुणित अवस्था कैसे आई? यहाँ का एन अगुणित अंड और अगुणित पुमड़ू इन दोनों का निषेचन हुआ, तो यहाँ पे जो निषिक्तांड बना या युग्मनज बना ये 2n बन गया। अब ये द्विगुणित अवस्था और ये अगुणित अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में
एकांतरण हो रहा है, यानी कि पहले द्विगुणित अवस्था होती है, फिर इससे बीजाणु बनते हैं, फिर अगुणित अवस्था आती है, फिर अगुणित अवस्था से फिर द्विगुणित अवस्था आती है। तो यानी कि एक के बाद एक इनके जीवन चक्र में अगुणित और द्विगुणित अवस्था आती रहती है। इसीलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो ये था टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र और साथ ही इसके कुछ मुख्य कैरेक्टर्स।